हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी बस कुछ दिन पहले ही आया है। तो आज हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें क्या क्या डिस्कशन करेंगे, हम लोग ये देखेंगे ये जो अमेंडमेंट बिल आया किसके लिए आया है। एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 1961 जो हमारे पास है, जिससे एडवोकेट्स गवर्न होते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी जिससे गवर्न होता है, वो एडवोकेट्स एक्ट 1961 अभी भी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट लाई है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल। और इसमें क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग देखने वाले। किस किस मेन इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट किस किस सेक्शन में चेंजेस हुआ है। ऐसे तो बहुत सारा चेंजेस हुआ छोटा मोटा, बट इंपॉर्टेंट क्या क्या चेंजेस हुआ वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। और ये बहुत कंसर्न है हम एडवोकेट्स के लिए, तो इसलिए मैं इसमें वीडियोस बना रहा हूँ। एटलीस्ट मेरा भी कुछ योगदान हो इसमें, ताकि हम लोग इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव कर सके। ये बहुत, मैं क्या बोलूँ, बहुत खतरनाक है हम एडवोकेट्स के लिए। बहुत सारा इसमें जो चेंजेस है जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी एक एडवोकेट हूँ और मैं आप सारे लोगों से अपील करता हूँ आप भी इसको पढ़ें और आवाज़ उठाएं। क्योंकि हमारा जो एक स्ट्राइक, प्रोटेस्ट करने का जो राइट्स है, अब्सटेन करने का, कोर्ट वर्क से जो हम लोग अब्सटेन कर देते थे, वो जो हमारा एक राइट है वो ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, पूरा अच्छे से वीडियोस को देखो, आप भी पढ़ो, समझो और आवाज़ उठाओ। हम सारे एडवोकेट्स जब तक यूनाइट नहीं होंगे तो कुछ नहीं हमारा होने वाला है। हम एडवोकेट्स को पुलिस कभी परेशान करते, कभी जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा हम लोग परेशान होते, कभी क्लाइंट्स के द्वारा परेशान होते, तो हमारे पास बचता क्या है? प्रोटेस्ट स्ट्राइक ही तो बचता है। उसमें भी कोई बंदा ऐसे प्रोटेस्ट करना नहीं चाहता। हम एडवोकेट पागल थोड़ी हम लोग एडवोकेट्स ऐसे प्रोटेस्ट करें। हमारे साथ प्रॉब्लम होता है तभी हम एडवोकेट्स स्ट्राइक पे आते हैं। उसमें भी पहले हम बार एसोसिएशन के पास जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, फिर बार एसोसिएशन कॉल करती है कि हाँ भाई चलो स्ट्राइक करते हैं। ऐसे नहीं होता है। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ, मिसकंडक्ट। भाई आप प्रॉपरली डिफाइन तो करो मिसकंडक्ट को अच्छे से। मिसकंडक्ट को नहीं, कुछ भी करो कोई मिसकंडक्ट कर देगा। एक तरह से हम लॉयर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ला रहा है। क्लाइंट कभी भी जाके मिसकंडक्ट का कंप्लेंट कर देगा। खैर हम लोग आगे बात करेंगे, ये मेरी भड़ास निकल रही थी, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें देखो, दो यहाँ पे मैं आपको दो पीडीएफ दिख रहा होगा। एक इधर में आपको ये दिख रहा होगा और एक इधर में ये दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये मैंने बनाया है, ये गवर्नमेंट ने बनाया है, तो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सब चेंजेस बात करेंगे, क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ अमेंडमेंट बिल में और हमारे पुराने वाले एक्ट में क्या क्या था। इधर में सेक्शन रहेगा, चलो ठीक है। और लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स भी बात करेंगे इस सेक्शन का, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट में मैं कोशिश करूंगा वीडियोस बनाओ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो ये जो आप देखोगे, इसमें बेसिकली इनवाइट करा जा रहा है कि आप ये जो एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 है, इसके ड्राफ्ट पे आप यदि कोई कमेंट करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप ये दो ईमेल आईडी है, इस पे बता सकते हो, जो कि लास्ट डेट है 28 फरवरी 2000। ये देखो डेट ही अपने आप में बहुत खराब है। भाई इतना कम दिन में कैसे होगा, और सब चीज़ों के लिए आप इतना इतना समय देते हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पे कोई बात नहीं कर रहा है। दिन दहाड़े एडवोकेट के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन अभी इनको ये अमेंडमेंट बिल लाना है। भाई ये नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा था सब कुछ ठीक ठाक हो, चल रहा था, कोई इशू नहीं है। हाँ इशू है, मैं मानता हूँ, बट चल सकता है काम। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाओ ना भाई, जिससे हम एडवोकेट को प्रोटेक्शन करो ना। दिन दहाड़े आपने अभी देखा होगा साउथ इंडिया में एक पर्सन का गले को काट दिया जाता है क्लाइंट के द्वारा। तो उस पर काम करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि ये। बट ठीक है, सरकार की मन है, सरकार चाहता है। इसमें आप जब आगे पढ़ोगे, जब आप एक्ट पढ़ोगे, देखोगे गवर्नमेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। गवर्नमेंट का इसमें देखोगे इंटरफेरेंस कितना ज्यादा बढ़ रहा है। खैर चलो बात करते हैं आगे। ये आप जब देखोगे इस तरह से आपको बिल दिखेगा, इसमें बहुत सारा चेंजेस बताया गया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज में देखेंगे हम लोग। आपको पता है सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 1H में जो डेफिनेशन था लॉ ग्रेजुएट का, जिसका मतलब होता था कि यदि कोई भी बंदा बैचलर डिग्री लॉ में किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से लिया है तो वो लॉ ग्रेजुएट कहलाता था। लेकिन अब डेफिनेशन को क्या करा गया है, एक्सपैंड करा गया है।
आप यहाँ भी देख सकते हो 21H, वैसे यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट। चलो लॉ ग्रेजुएट का हम लोग मीनिंग थोड़ा देखते हैं क्या है। यहाँ पे ये सब डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है अब 3 ईयर 5 ईयर और एनी प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन डिग्री फ्रॉम BCI से रिकॉग्नाइज कोई भी इंस्टीट्यूशन से। इसमें बेसिकली लॉ ग्रेजुएट के लिए जो क्राइटेरिया है ना उसको एक्सपैंड करा गया। चलो ये ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 1 और सब क्लॉज I में लीगल प्रैक्टिशनर में पहले कौन कौन आते थे, जैसे एडवोकेट्स, प्लीडर और वकील, मुख्तार और रेवेन्यू एजेंट भी आते थे। लेकिन अब क्या करा गया है, लॉ ग्रेजुएट्स जो कि किसी लॉ फर्म में काम कर रहा है या किसी भी प्राइवेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में कोई लीगल वर्क करता है उसको भी इंक्लूड करा गया है। और कोई यदि स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, डोमेस्टिक बॉडीज़ में काम करता है या फिर फॉरेन लॉ फर्म में भी काम करता है या फिर कोई कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में, तो उसको भी बोला जाएगा लीगल प्रैक्टिशनर। तो बेसिकली यहाँ क्या करा गया है, लीगल प्रैक्टिशनर का जो स्कोप है उसको एक्सपैंड करा गया है, उसको बढ़ाया गया है। ठीक है। उसके बाद न्यू डेफिनेशन ऐड हुआ है, देखोगे आप सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज AA में, और इसमें इंट्रोड्यूस करा गया है एडवाइजरी बॉडी, जो कि लीगल एजुकेशन और रिसर्च के लिए ये बॉडी बनाया जाएगा BCI के थ्रू। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बेसिकली जो अभी ड्राफ्ट आया है ना वो है। और आप थोड़ा सा नीचे यदि जाओगे इस ड्राफ्ट में, आपको ये गूगल पे भी मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, लॉयर पर्सन टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से भी आपको ये मिल जाना है। ये आप ऐसे देख सकते हो, टेबुलर स्टेटमेंट है, यहाँ पे टेबुलर चार्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोविज़न और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है वो इसमें इंक्लूड है। चलिए इसको ना मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी ये दिखे। वैसे मैं यहाँ पे सारा कवर कर दूंगा, फिर भी ठीक है। चलो लीगल प्रैक्टिशनर हो गया। और उसके बाद देखो न्यू सेक्शन एक 21EE में भी है। जब पहले क्या था, कोई मैंडेटरी बार एग्जाम नहीं था, अब क्या करा गया है, बार एग्जाम को मैंडेटरी कर दिया गया है और बार एग्जाम को डिफाइन भी कर दिया गया है। बार एग्जाम को मैंडेटरी किस चीज़ के लिए कर दिया गया है, बोथ इनरोलमेंट और यदि आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है तो ये दोनों करना पड़ेगा। तो ये एडवोकेट्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, IE बार एग्जामिनेशन यहाँ पे। उसके बाद 2IO, इसमें क्या करा गया है, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ये इंट्रोड्यूस करा गया है। ये हर एक 5 साल पे वकील साहब का वेरिफिकेशन होगा, पीरियोडिक वेरिफिकेशन है, जिससे कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। चलो ये ठीक भी है, ताकि बहुत सारे फेक लॉयर भी आ जाते हैं मार्केट में, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा राहत मिले, तो चलो ये काफ़ी हद तक ठीक है। तो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, अब देखो एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, पीरियोडिक वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस और अदर डिटेल्स। ऊपर वाला मैंने पढ़ा है तो इसमें चलो 2IO ठीक है। चलो एक ये भी अब देखो यहाँ पे, मिसकंडक्ट को भी डिफाइन करा गया है। मिसकंडक्ट मीन्स क्या होता है, एन एक्ट ऑफ ओमिशन बाय एडवोकेट, एक्ट और ओमिशन बाय एन एडवोकेट विच कंस्टिट्यूट ब्रीच of or non-observation of a standard of conduct expected from advocate prescribe any regulation made by the bar council of India। जो रेगुलेशन बनाया आप उसके एक्सपेक्टेड जो भी कंडक्ट है, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट,
उसका यदि ब्रीच करते हो आप तो वो मिसकंडक्ट कहलाएगा। चलो, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट समझ गए हम लोग। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में ये जो पीरियडिक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, ये सब अदर डिटेल के, ये चलो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। अब अपन चलते हैं आगे, थोड़ा सेक्शन 3 चलते हैं। इसमें क्या था, पहले ये था कि कोई वोटर का जो है ना वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, ओनली वेरीफाइड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कैन वोट। इससे क्या करा गया भाई, जो राइट्स है, वोटिंग राइट्स, उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी गई है। तो ठीक है, बार काउंसिल और उसके फंक्शंस में ये सब ठीक है, ये चल सकता है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद नो स्पेशल रेस्ट्रिक्शन फॉर इलेक्शन एलिजिबिलिटी। पहले क्या होता था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था इलेक्शन के लिए। अब क्या हो गया, जो डिसक्वालीफाई एडवोकेट हैं, यदि कोई ऑफेंस में कन्विक्टेड हैं, डिसक्वालीफाई हो चुके हैं एडवोकेट्स, तो उनको इलेक्शन से भी ख़त्म कर दिया जाएगा। चलो ठीक है। सेक्शन 4, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेंबर इलेक्टेड ओनली बाय स्टेट बार काउंसिल। पहले जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर होते थे वो इलेक्टेड होते थे ओनली बाय द स्टेट बार काउंसिल। अब क्या हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 3 मेंबर को नॉमिनेट करेंगे। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मेंबर होगा। पहले मैंने आपको बताया था कि इससे ये होगा कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बीसीआई को ऊपर बढ़ जाएगा। जो पहले बीसीआई का इंडिपेंडेंस था वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, जैसा हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। और एक अच्छी चीज़ ये करी गई है, जो एक नया प्रोविज़न ऐड करा गया है 4 सबसेक्शन सेक्शन 4 सबसेक्शन 1B में। पहले जो प्रोविज़न नहीं था, जेंडर डाइवर्सिटी का कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन अब 2 वुमेन्स मेंबर बीसीआई में होंगे। चलो ये अच्छा स्टेप है, जेंडर रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, इसको प्रमोट करा जा रहा है, इस अच्छी बात है, लीगल गवर्नेंस में जरूरी भी है। चलो सेक्शन 6 में फंक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल। पहले क्या था, कोई कंट्रोल नहीं था बार एसोसिएशन पे, अब ये हो गया, जो बीसीआई है वो रेगुलेट और इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी इन बार एसोसिएशन। तो बेसिकली लोकल बॉडीज़ पे ज़्यादा नज़र रहेगा बीसीआई का। चलो ठीक है। उसके बाद 7DA, ये भी अच्छा एक स्टेप है 7DA। इसमें क्या होगा, बीसीआई मस्ट वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ ए लॉ डिग्री एंड सर्टिफिकेट। इनरोलमेंट से पहले बीसीआई ये वेरीफाई करेगा उस बंदे का डिग्री, जो भी इनरोलमेंट के लिए जा रहा है, जो भी एडवोकेट्स बनने के लिए जा रहा है, दोनों उसका ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करेगी। ठीक है, और अच्छी बात, सर्टिफिकेट डिग्रीज ये वेरीफाई होना भी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इससे जो फेक लॉयर बहुत सारा इस प्रोफेशन में आ रहे हैं आजकल, आप देखोगे यहाँ तो दिल्ली में भी बहुत सारे आ गए, और सब जगह तो आते ही बहुत हैं ही। चलो उसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं हम लोग इनरोलमेंट, इनरोलमेंट क्वालिफिकेशन और वेरिफिकेशन सेक्शन 17 से 26 वाले में। देखो आप इसमें देखो 17 जो स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट्स की बात करता है, सेक्शन 17, इसमें पहले क्या होता था 1906 वाले में, इनरोलमेंट विथ एनी स्टेट बार काउंसिल। अब क्या होगा, हर एक 5 साल पे वेरिफिकेशन होगा। घर पे देख लो आप, सेवनटीन हाँ तो ठीक है। 18 में क्या होगा, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें यदि आपको पहले क्या होता था, बार काउंसिल को अप्लीकेशन देना होता था, यदि आपको चेंज करना है, नाम ट्रांसफ़र करना है एक स्टेट रोल से दूसरे स्टेट रोल, मान लो कि झारखंड से आपको दिल्ली ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में क्या होता था, बार काउंसिल को अप्लीकेशन दो हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा,
इसमें आपको चार्ज करा जाएगा कुछ ट्रांसफ़र फीस। चलो ठीक है। उसके बाद इनरोलमेंट क्वालिफिकेशन 24। अब मैंडेटरी कर दिया गया है बार एग्जामिनेशन को, प्लस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फीस। पहले क्या होता था, किसी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री लाइए और एडवोकेट बन जाइए, लेकिन अब क्या हो गया है भाई, मैंडेटरी कर दिया। यदि आपको एडवोकेट बनना है तो आपको बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, प्लस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फीस। उसके बाद 24A और 24B। 24AB और 24A थोड़ा यहाँ पे देख लो आप एक बारी। 24A ये एक नया सेक्शन इंसर्ट करा गया है। द स्टेट बार काउंसिल मे नॉट, यहाँ पर देखना, मे नॉट इनरोल ए पर्सन इफ सच पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 years और मोर विदाउट फाइन। ठीक है, तो बार काउंसिल अब क्या करेगा भाई, इनरोल नहीं करेगा जो बंदा पनिशेबल ऑफेंस जैसे कि 3 साल से ऊपर या 3 साल तक, सॉरी 3 साल या 3 साल से ऊपर तक का किसी भी आप ऑफेंस में कन्विक्टेड है तो स्टेट बार काउंसिल आपको इनरोल नहीं करेगी। यदि आपको करवाना है, इनरोलमेंट कमिटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल सेल रिक्वायर्ड टू सीक अप्रूवल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो, यदि उस पर्सन का इनरोलमेंट कराना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। वही चीज़ है यहाँ पे। 24B देख लेते थोड़ा हम लोग। इसमें क्या है, आपका जो नाम है वो स्टेट रोल से, मतलब जो स्टेट बार काउंसिल है उससे हटा दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि यदि कोई बंदा, मान लो कोई लॉयर कन्विक्ट हो गया तो ऑटोमेटिक उसका नाम रिमूवल नहीं होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, ऑटोमेटिक नाम रिमूव हो जाएगा एडवोकेट रोल से यदि आप कन्विक्टेड पाया जाओगे। कैसे ऑफेंस में, जिसका पनिशमेंट 3 साल से ऊपर है। समझ में आ गया होगा आई होप 24B आपको। और इसमें प्रोवाइडेड पढ़ लोगे आप तो थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगा। इन केस सेंटेंस इज लेस देन 5 year, तो जो एडवोकेट है मे आफ्टर 2 year हैव लैप्स, यदि 2 year लैप्स कर जाता है सिंस ही रिलीज, ये क्या कर सकता है ये बंदा, मेक एन एप्लीकेशन टू द स्टेट बार काउंसिल फॉर री इनरोलमेंट के लिए फिर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। लेकिन वो एप्लीकेशन कंसिडर्ड कब होगा, जब वो आफ्टर द कंसल्टेशन विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और क्या क्या चेंजेस है भाई, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लीगल प्रैक्टिस। जो हमारा प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस है, उसमें थोड़ा क्या क्या चेंजेस है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में क्या क्या चेंजेस है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोग पुराने वाले एक्ट में देखे होंगे ना, ये राइट टू प्रैक्टिस, इसी से हमें ना राइट मिलता है हम लॉयर्स को, इसी सेक्शन से 30 से। चलो, इसमें जो 30 प्रोविजन है, 30 वाला सेक्शन, राइट टू प्रैक्टिस, पहले क्या था, एडवोकेट कैन प्रैक्टिस इन ऑल कोर्ट्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये कर दिया है। आप यहाँ पे देखो, 30 ये देखो, इसमें चेंजेस ये है, द रूल्स मेड अंडर विच, इसमें बेसिकली ये हुआ बीसीआई जो है, बीसीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों खुद गए हैं। राइट्स ऑफ एडवोकेट सब्जेक्टेड टू प्रोविजन दिस एक्ट, द रूल्स मेड देयर अंडर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर देख रहे हो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसमें घुस गया है। सब्जेक्टेड टू रूल्स बीसीआई ठीक है, फिर इसमें भी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट डाल दिया कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन ला के ये चेंजेस भी कर सकते हैं। थर्टी थ्री ए,
33A बात करता है, ये नया सेक्शन इंसर्ट करा गया है 33A, और ये बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एडवोकेट विथ बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो पहले कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता था बार एसोसिएशन में मेंबरशिप लेने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया, ये नया सेक्शन आने के बाद ये बार मेंबरशिप लेना मैंडेटरी कर दिया गया। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी एडवोकेट्स प्रैक्टिस करना चाहता है उसको, जैसे आपको इनरोलमेंट मिलेगा, जैसे आप एडवोकेट बनोगे, आपको बार एसोसिएशन का मेंबरशिप बनना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब जैसे देखो, जो नए लॉयर हैं, जो न्यू लॉयर्स हैं, अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, उनके पास उतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है। दिल्ली में तो चलो 2,000 तक लगता है बार एसोसिएशन का मेंबर बनने में। बहुत सारा स्टेट ऐसा है वहाँ पे 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार रुपये लगते हैं सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप लेने के लिए बार एसोसिएशन का। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। तो ये मैंडेटरी है मेंबरशिप लेना अब बार एसोसिएशन का, लेकिन 1961 वाला जो एक्ट था उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। अब देखते हैं हम लोग सेक्शन 35 मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स। पहले क्या था? मिसकंडक्ट केसेस में कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं था। अब क्या करा गया है कि जो स्टेट बार काउंसिल है उसको केस को डिसाइड करना पड़ेगा विद इन 2 ईयर्स। 35 और देखो 35 में ये सब्स्टिट्यूट करा गया विद इन 1 मंथ्स, यदि ऑन द रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट स्टेट बार काउंसिल has reason to believe that any advocate on its roll been guilty of professional or other misconduct, it shall refer case for disposal of its disciplinary committee। कितने मंथ में? विद इन 1 मंथ पे केस को ट्रांसफर कर देना है डिसिप्लिनरी कमिटी के पास डिस्पोजल के लिए। उसके बाद है इम्पोज। यहाँ पे देखो ये इंसर्ट करा गया है, आप देखोगे 35 में सब सेक्शन बी आफ्टर क्लॉज डी के नीचे देखना, ये ऐड करा जाएगा। इम्पोज ऑफ सच फाइन। अब देखो मैक्सिमम मिसकंडक्ट के लिए एडवोकेट्स के अगेंस्ट यदि मिसकंडक्ट प्रूव्ड हो जाता है तो मैक्सिमम लिमिट फाइन का कितना कर दिया है भाई? 3 लाख रुपीज़ और प्लस कोर्ट कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग। उसके बाद इनके चलो थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोज करा जाएगा कंप्लेनेंट पे भी। यदि केस मान लो फॉल्स निकलता है तो उस केस में 50,000 तक मैक्सिमम क्लाइंट पे भी फाइन लग सकता है। खैर चलो, अब हम लोग चलते हैं 35A। 35A न्यू सेक्शन ऐड करा गया है 35A, जो कि पहले कोई ऐसा एक्सप्लीट्स रूल नहीं था पहले बाइकॉट से रिलेटेड, लेकिन अब क्या करा गया, नया एक्ट आने के बाद बाइकॉट करा जा रहा है। देखो पहले क्या होता था, हम लोग कोर्ट प्रोसीडिंग को बाइकॉट कर देते थे, स्ट्राइक करते थे, कोर्ट्स का जो भी कोर्ट्स वर्क है उससे अब्सटेन कर देते थे। तो अब क्या हुआ, ये जो नया एक्ट आ रहा है 2025 वाला जो बिल है, एक्ट तो नहीं बिल जो है, ये कोर्ट्स बाइकॉट पे बैन कर रहा है। जो एडवोकेट्स के द्वारा होता था या बार एसोसिएशन के द्वारा होता था उस पर ये कंप्लीटली बैन। देखो यहाँ पे पढ़ना, आप 35A पढ़ना, बाइकॉट्स ऑन द बाइकॉट सबस्टेशन पे प्रोविटेट कर रहा है, देख रहे हो। नो एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स और एनी मेंबर ऑफ एसोसिएशन और एनी एडवोकेट्स, आइदर यहाँ पे इंडिविजुअली की भी बात चल रहा है या फिर बहुत सारे लोग मिल के भी करते हो, शैल गिव ए कॉल फॉर, किसका कॉल देते हो भाई? बाइकॉट्स का, या फिर अब्सटेंस मतलब फ्रॉम कोर्ट वर्क, और बाइकॉट और अब्सटेन फ्रॉम कोर्ट वर्क कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन एनी फॉर्म। देखो बेसिकली ये बोला जा रहा है यहाँ पे कोर्ट के फंक्शनिंग में और इन कोर्ट प्रेमिसेस यदि किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आप करते हो, बाइकॉट करते हो, अब्सटेंस करते हो फ्रॉम कोर्ट वर्क, तो उस केस में पहले तो आपको ये करना प्रोविटेड है, ये करना नहीं है। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है इनके, यहाँ पे देखो प्रोवाइडेड भी दिया गया है, यहाँ पे देखना आप, इन केस आप यदि करना चाहते हो, मे पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक, कब कर सकते हो? ओनली व्हेन
इट डज नॉट इम्पेडेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बेसिकली ये यहाँ पे बोला जा रहा है आपको स्ट्राइक करना है, आपका जो कंसर्न है वो लेजिटिमेट होना चाहिए, किसके रिगार्डिंग होना चाहिए, अबाउट प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होना चाहिए। और इसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ सिंबॉलिक और 1 डे स्ट्राइक, एज लॉन्ग एज दे कंडक्टेड इन वे डज नॉट। बेसिकली ये बोला जा रहा है आपको इस तरह से करना है ताकि कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो कोर्ट का प्रोसीडिंग डिस्टर्ब ना हो और क्लाइंट्स का जो राइट्स है वो वायलेट ना हो। समझ रहे हो, सिंबॉलिक 1 डे स्ट्राइक करना, भाई वो हमारा तो राइट्स है ना, अधिकार है उसको। तो अभी इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बस अभी मैं आपको प्रोविजन समझा रहा हूं। ये आप समझ गए कि बैन कर रहा है 35A जो नया सेक्शन है, ये बैन कर रहा है कोर्ट्स बाइकॉट और स्ट्राइक पे जो एडवोकेट्स करते थे। उसके बाद 36B डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, इसमें नो केस ट्रांसफर, डिले केस में कोई पहले ट्रांसफर नहीं होता था, लेकिन अब क्या होगा, यदि रिजॉल्व नहीं होगा विद इन 2 ईयर्स तो केस ट्रांसफर हो जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। तो इससे क्या करा गया, जो स्टेट बार काउंसिल है, जैसे मान लो BCD है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, जो स्टेट बार काउंसिल है उसका ना अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया गया। यदि भाई आप 2 साल के अंदर केस रिजॉल्व नहीं करोगे तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। एक नया सेक्शन लाया गया 45B। इसमें पहले क्लाइंट के लिए कोई कंपनसेशन नहीं था, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना, इसको भी डाल दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत। पहले कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब क्या करा थे, क्लाइंट कैन सीक कंपनसेशन फॉर लॉयर। यदि कोई मिसकंडक्ट, ऐसे तो कोई झूठा आरोप भी लगाएंगे, बहुत केस में कभी कभी सच भी है, रहता है, कुछ लॉयर होते भी हैं, खैर। तो क्लाइंट कैन सीक कंपनसेशन फॉर लॉयर मिसकंडक्ट। इससे ये होगा लॉयर्स का जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ेगा, ऐसा ड्राफ्ट कह रही है। इससे एडवोकेट्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी टुवर्ड्स क्लाइंट। क्या होगा वो तो अपने को देखना पड़ेगा आफ्टर द ये एक्ट बनने के बाद। अभी बनता है कि नहीं बनता है पहले वो तो देखना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अनऑथराइज प्रैक्टिस जो होता है। आप देखते हो बहुत बार क्या होता है, फेक लॉयर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। फेक लॉयर्स पे कोई स्ट्रिक्ट पेनल्टीज नहीं थी पहले, सेक्शन 45 में ये करा गया। अनऑथराइज प्रैक्टिस यदि कोई करता है तो उसको पनिशमेंट 1 साल तक होगा और फाइन 2 लाख रुपीज़ करा गया। तो ये थोड़ा सा अनऑथराइज प्रैक्टिस को क्रिमिनलाइजेशन करा गया, ये अच्छी बात है। उसके बाद लीगल एजुकेशन और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की बात हुई है इसमें कि BCI, और इसमें देखो 45 तो यहाँ मैंने बता ही दिया। 45B को भी इंसर्ट करा गया है। इसमें है लाइबिलिटी फॉर मिसकंडक्ट इन सर्टन केसेस इफ एनी पर्सन सफर लॉस। देखो यहाँ पे वही चीज़ है, मिसकंडक्ट बाय एडवोकेट्स देन सच पर्सन मेक कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लेंट ऑफ मिसकंडक्ट कर सकता है उस एडवोकेट के अगेंस्ट, वही चीज़ है यहाँ पे। अब थोड़ा सा ट्रेनिंग की बात चलेगी। और 49 सेक्शन जो है इसमें क्या चेंजेस करा गया है, BCI पहले समझो कि सेक्शन 49 है क्या, BCI पावर टू मेक रेगुलेशन। पहले क्या होता था, लिमिटेड पावर था ओवर लीगल एजुकेशन पे, 61 देता था। लेकिन ये जो 2025 का बिल है ये क्या करेगा, BCI कैन रेगुलेट फॉरेन लॉ फॉर्म्स एंड लॉ स्कूल्स एडमिशंस। इससे क्या हो गया, जो BCI का जो ऑथोरिटी है उसको एक्सपैंड करा जा रहा है। ठीक है, और एक नया सेक्शन आया है 49B। इससे क्या हो गया है, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं था, इंटरफेरेंस नहीं था BCI में। लेकिन आप ये देखोगे अब क्या हो गया है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली डायरेक्शन इशू कर सकती है किसको, BCI को। इससे क्या होगा भाई, गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है BCI पे, मतलब लीगल फ्रेटर्निटी पे। अब थोड़ा सा हम लोग प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे
ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा 2-4 मिनट लगेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी भी बताया कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है बीसीआई पे, जो कि आपको ये दिखने में मिला था कि अब बीसीआई में गवर्नमेंट के द्वारा 3 मेंबर्स अपॉइंटेड हो गए, जो कि 61 वाले में ऐसा कुछ था नहीं। तो इसका प्रोज क्या है, प्रोज ये है कि लीगल रिफॉर्म में देखो, इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन विथ गवर्नमेंट, इससे क्या होगा, लीगल रिफॉर्म होगा। बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि सुधार होगा, गवर्नमेंट का यदि इंटरफेरेंस रहेगा बीसीआई में तो सुधार होगा। ये प्रोज माना जा रहा है। और कौन क्या माना जा रहा है, कौन्स, कि में देखो इससे क्या होता है कि शायद बीसीआई का जो इंडिपेंडेंस अभी जो बीसीआई के पास है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि गवर्नमेंट में तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ सकता है। और देखो ये तो आपको पहले अभी जस्ट देखा आपने कि 2 वुमेन्स का मेंबर होगा बीसीआई में, 2 वुमेन्स मेंबर होंगी, और जिससे कि जेंडर ये अच्छा है। मतलब इसका कौन्स आप ये कह सकते, इसका कौन्स वैसे नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मैंने एक दे दिया है, चलो ठीक है, लिखना था तो। वोटिंग राइट्स इन बार इलेक्शन, पहले क्या होता था, एनी इनरोल्ड एडवोकेट कैन वोट, बट अब क्या है, ओनली प्रैक्टिसिंग एंड वेरीफाइड एडवोकेट कैन वोट। तो इससे क्या होगा, जो एडवोकेट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट है, जो एक्टिव लॉयर है वही पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन में, ये इंश्योर होगा, ये प्रोज है। कॉन्स में क्या देखो, नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स जैसे कि एकेडमिक में होते हैं या कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, तो उनके पास जो एक वोटिंग का राइट है वो खत्म हो जाता है। ये कौन है, इनरोलमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एडवोकेट्स। देखो इसमें क्या है, अभी हम लोग इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं और जो रेगुलेशन है एडवोकेट्स उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है बार एग्जामिनेशन। ये अब क्या कर दिया गया, जो पहले था, जो न्यूली एडवोकेट्स इनरोल्ड होंगे उसके लिए मैंडेटरी होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, बोथ इनरोलमेंट के लिए और यदि आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है तो उसके लिए, दोनों के लिए आपको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, कॉम्पिटेंसी आता है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के बीच में। चलो दूसरा क्या है, पीरियडिक वेरिफिकेशन होगा। पहले कोई वेरिफिकेशन इतना ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है, इनरोलमेंट हो गया उसके बाद कोई वेरिफिकेशन नहीं होता था। लेकिन अब क्या है कि हर एक 5 साल पे वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है एडवोकेट्स के लिए। अब इसका प्रोस क्या है, इससे जो फेक एडवोकेट्स हैं वो निकल पाएंगे और जो अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, अब देखो इसका कॉन्स क्या है, जो अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है वो बढ़ेगा प्रैक्टिसिंग लॉयर पे, बार बार वेरिफिकेशन होगा तो उससे। बट ये ठीक है, चलो इतना झेल सकते हैं हम लोग। फॉरेन लॉ फर्म, ये थोड़ा बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो देखो आप इंडियंस एज इंडियन कहीं फॉरेन जाकर प्रैक्टिस करोगे तो कितना लोचार होता है, एक एग्जाम निकालो, बहुत सारा वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। और यहाँ हम इजीली फॉरेन लॉ फर्म्स को प्रैक्टिस करने दे रहे हैं। क्या हम लॉयर्स कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या इंडिया के लॉयर कॉम्पिटेंट नहीं है जो आप फॉरेन वाले को चांस दे रहे हो? एक तो ऐसे इतना प्रॉब्लम है, ऊपर से आप फॉरेन्स को चांस दे रहे हो। खैर ठीक है, पहले 1961 वाले में कोई प्रोविज़न नहीं था फॉरेन लॉयर का, लेकिन इसमें क्या है, बीसीआई रेगुलेट करेगी फॉरेन लॉ फर्म्स में जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंडिया में। इससे क्या होगा, देखो प्रोज क्या है इसका, इंश्योर फॉरेन लॉ फर्म डू नॉट अनफेयरली डोमिनेट इंडियंस लॉयर, में लिमिट इंटरनेशनल कोलेबोरेशन इन लीगल प्रैक्टिस। ये है बस थोड़ा सा, चलो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको जल्दी स्पीड में ख़त्म करते, बहुत टाइम हो गया है। डिफिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट, जो कि पहले 61 वाले में क्लियरली डिफाइन नहीं था, इस वाले में थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया। यदि अनएथिकल प्रैक्टिस करते हो, फॉल्स क्लेम करते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सब थोड़ा कुछ डाल दिया गया। इसका प्रोज क्या है देखो, प्रिवेंट होगा इससे अनएथिकल लीगल प्रैक्टिसेस, क्लाइंट का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद कौन्स क्या है इसका, इससे देखो इंक्रीज होगा, बेसिकली मिसकंडक्ट लाने से झूठ मूठ के वकील साहब के अगेंस्ट कंप्लेंट देखना आप बढ़ जाएगा, ये बहुत बड़ा कौन है। उसके बाद
टाइम लिमिट फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, पहले कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, विद इन 2 ईयर केस को कंप्लीट करना पड़ेगा स्टेट बार काउंसिल को। इससे प्रोज क्या हो गया इसका, इससे फास्टर रिजोल्यूशन हो पाएगा कंप्लेंट्स का। और कॉन्स क्या है, इससे ओवरलोड होगा बार काउंसिल का जो काम है, जिसकी वजह से डिसीजन बहुत ख़राब भी हो सकता है। पेनल्टी फॉर फेक लॉयर्स, ये ठीक है, चलो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होगा। अनऑथराइज प्रैक्टिसिंग, आपको तो बताइए अभी 1 साल तक का पनिशमेंट हो सकता है, 2 लाख रुपीज़ फाइन हो सकता है। इसका प्रोज क्या है, इससे अनऑथराइज और फेक जो लीगल प्रैक्टिशनर है वो ख़त्म होंगे, एलिमिनेट्स होंगे। उसके बाद इन्फोर्समेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इसके लिए, स्पेशली जो छोटे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, रूरल एरियाज़ में बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि आप भैया फेक लॉयर को पकड़ोगे कैसे। थोड़ा सा फिर देख लेते हैं, मैंडेटरी कर दिया गया है बार एसोसिएशन मेंबरशिप। इससे क्या होगा भाई, इंश्योर होगा प्रोफेशनल बॉडीज़, और एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है यंग एडवोकेट्स पे, इंडिपेंडेंट लॉयर पे, जो स्टार्टिंग में आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। क्योंकि उसको यदि इनरोलमेंट कराना है, इनरोलमेंट नहीं सॉरी, मेंबरशिप लेना है एसोसिएशन का, तो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये तक भी देना पड़ता है कुछ कुछ एसोसिएशन में। यहाँ तो दिल्ली में तो नहीं, बट किसी और जगह पे आप देखोगे जाके तो। अब स्ट्राइक पे बैन कर दिया गया है, आप कोर्ट्स को बाइकआउट नहीं कर सकते, तो इससे क्या होगा, कोर्ट का फंक्शन स्मूथली चलेगा विदाउट डिसरप्शन। लेकिन इसका बहुत बड़ा कॉन्स ये है कि लॉयर्स का जो राइट टू प्रोटेस्ट है, कोई भी जैसे जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट, कॉमन पीपल या फिर पुलिस के अगेंस्ट जो भी है, उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। बेसिकली राइट टू प्रोटेस्ट जो है लॉयर्स के पास, आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। ये बहुत बड़ा कॉन्स है। वोटिंग राइट इन बार काउंसिल, पहले कोई एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, अब क्या है, ओनली वेरीफाइड और एक्टिव प्रैक्टिशनर ही वोट कर सकते हैं। चलो इससे कुछ ज़्यादा ऐसा काम है नहीं। देखो ये जो क्लाइंट कंपनसेशन वाला सिस्टम है, इससे ये होगा कि क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है ना, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा बात होगी। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉन्स क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा लिटिगेशन होने लगे वकील के खिलाफ ही। ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक मैंडेटरी प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग है। पहले कोई ऐसा इनरोलमेंट से पहले ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं था, लेकिन अब क्या करा गया है, 1 ईयर मैंडेटरी ट्रेनिंग बिफोर फुल प्रैक्टिस। ये 2025 वाला जो हमारा अमेंडमेंट बिल है, इसमें ये प्रोविज़न है। इससे प्रोस क्या है, इससे ये होगा जो न्यू लॉयर्स हैं उनको एक्सपीरियंस होगा केस हैंडलिंग करने का। लेकिन इसका कॉन्स क्या हो सकता है, जो प्रैक्टिस है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, इसमें डिले हो जाएगा फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। उसके बाद देखो, कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन, पहले कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं था, नॉट मैंडेटरी। पीरियडिक स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम्स अब रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद इससे क्या होता है, जो लॉयर होंगे वो लॉयर को हेल्प करेगा स्टे अपडेटेड विद द लीगल डेवलपमेंट्स। पीरियडिक स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम होते रहेगा, तो इससे तो लॉयर को यही हेल्प मिलेगा ना भाई, वो अपडेटेड रहेगा लीगल डेवलपमेंट्स क्या हो रहा है। इससे ये होगा, फाइनेंशियल और टाइम बर्डन होगा एडवोकेट्स पे। आई होप ये बहुत सारा इसमें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। ये बेसिकली 2 पार्ट में है, स्टार्टिंग वाला पार्ट है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ये टैबुलर स्टेटमेंट में है, जो जो अमेंडमेंट करा जा रहा है। आप दोनों को एक बार पढ़ना डाउनलोड करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक बार हम लोग अभी कभी मैं लाइव आऊँगा और उस पर डिस्कशन करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे लोगों से, प्लीज़ आप इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अभी ज़्यादा ज़रूरत है, इसका उतना भी काम है भी नहीं, बट ठीक है, चेंजेस सरकार लाना चाहती है तो अच्छी बात है, वेलकम है। लेकिन इन सारे जो प्रोविज़न है जो हमें हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है, एडवोकेट्स के राइट्स को, उसको इससे हटाया जाए।
तभी हम लोग पास होने देंगे, अदरवाइज ये पास नहीं हो पाएगा और हम लोग ऐसे प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।